Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. Welcome to Creative Legal Knowledge. सब्जेक्ट हम आज डिस्कस करेंगे इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस का लेक्चर नंबर 1, ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड इट्स काइंड्स। ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है और उसकी काइंड्स क्या है डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और LLB पार्ट 2 में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ज्यूरिस्प्रूडेंस का ऐसे बेसिक मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। ज्यूरिस्प्रूडेंस मतलब इसमें हम लॉ को डिस्कस करेंगे। आप लॉ को कैसे डिस्कस करेंगे, किन पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे, वो हम इसको डिस्कस करेंगे। साथ साथ आपको इस चीज की समझ आ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस आल्सो नोन एज द फिलॉसफी ऑफ लॉ। कि इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस को हम फिलॉसफी ऑफ लॉ भी कह सकते हैं कि अपने अपने आइडियाज, जिस तरह फिलोसफर होते हैं ना, जॉन लॉक है, जीन चैन रेसिक्यू है, तो फिलोसफर क्या करते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ को देखते हैं और उसको एनालाइज करके देन वो अपनी डेफिनेशन ऑरिजिनेट करते हैं। इसी तरह इसको कहा जा रहा है कि इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस आल्सो नोन एज द फिलॉसफी ऑफ लॉ इज द स्टडी ऑफ लीगल प्रिंसिपल। हम इसमें किस चीज को स्टडी करते हैं, लीगल प्रिंसिपल, लीगल असूलों को, लॉ को ही स्टडी करेंगे, लॉ के असूलों को स्टडी करेंगे। थ्योरीज और जितनी थ्योरीज होंगी उनको स्टडी करेंगे। एंड द फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ लीगल सिस्टम इन इंग्लैंड। और जो फिलोसफिकल फाउंडेशन लीगल सिस्टम है इंग्लैंड में, जो जूरिस्ट के लॉ, जो जूरिस्ट ने अपने लॉ बनाए हैं उसको इंप्लीमेंट किया गया इंग्लैंड में, उसको स्टडी करेंगे। एंड विल्स देयर इज नो यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। कोई इसकी एक डेफिनेशन तो है नहीं। हमने क्या कहा, इसको हम फिलोसफी ऑफ लॉ कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं कि डिफरेंट जूरिस्ट ने अपना अपना पर्सपेक्टिव शो किया, डिफरेंट जूरिस्ट ने रिगार्डिंग टू लॉ अपना पर्सपेक्टिव शो किया, तो इसकी कोई एक डेफिनेशन तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें डिफरेंट जूरिस्ट आए, उन्होंने लॉ को अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। तो इसमें कोई ऐसी कह नहीं सकते कि जिस तरह यूनिवर्सल डेफिनेशन इसकी नहीं है, एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है इसकी नहीं है। सिंस पीपल्स हैव डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड नेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड देयर इज स्टडी ऑफ लॉ। वही बात कि पीपल्स की अपनी आइडियोलॉजी है, अपनी डिफरेंट नजरिए है, अपनी कौमियत को लेके, अपनी नेशंस को, अपनी सोसाइटी को लेके जो उनकी एक स्टडी होती है पूरे मैकेनिज्म पर, पूरी सोसाइटी पर, तो वो एक ज्यूरिस्प्रूडेंस कहलाता है। उसमें हम लॉ को देखते हैं, हर तरह का डिफरेंट लॉज होते हैं। It is a formal mechanism of social control and it's protect individual from harm to other। ये एक फॉर्मल मैकेनिज्म है, इनफॉर्मल नहीं है, एक फॉर्मल मैकेनिज्म है। जिस तरह लॉ को इंप्लीमेंट किया जाता है बिकॉज कि वो लिखा हुआ होता है, ये भी एक फॉर्मल मैकेनिज्म है जो सोशल कंट्रोल करता है, अपनी सोसाइटी को अच्छे तरीके से रेगुलेट करता है। एंड इट्स प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल को किसी भी हार्म से, कोई भी हार्म, अगर कोई उसकी राइट की वायलेशन करे या चाहे किसी तरह का हार्म हो या उसे कोई डेंजर हो, थ्रेट करे। It is a formal mechanism of social control. Jurisprudence is the philosophical study of law and the underlying principle exploring the nature, purpose and scope of land society। वही बात कि jurisprudence क्या है, एक philosophical study है। हर एक jurist ने इसके ऊपर अपना व्यू, अपना आइडियोलॉजी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस किया है। तो ये एक philosophical study है और इसका पर्पज, इसका स्कोप, लॉ के अंदर सोसाइटी में लॉ का पर्पज क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसको डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट कोटेशन है, जस्टिस विदाउट फोर्स इज पावरलेस। कि अगर इंसाफ किसी बगैर फोर्स के हमें मिलेगा तो वो एक पावरलेस होगी, उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। अगर हमें जस्टिस प्रोवाइड किया जाए लेकिन उसके पीछे कोई फोर्स ना हो, कोई अथॉरिटी ना उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिस तरह हम ज्यूरिस्प्रूडेंस को यहाँ ले रहे हैं ना, कि कोई उसके पीछे लॉजिक ही ना हो, तो वो किस तरह हम इम्प्लीमेंटेशन होगी सोसाइटी में। फोर्स विदाउट जस्टिस, के फोर्स हो लेकिन जस्टिस ना हो, विदाउट जस्टिस इंसाफ ना हो, इस टायरेनिकल, एक जुल्म वाला निजाम हो जाता है। तो इस जस्टिस के लिए एक पीछे जो फोर्स है वो कौन सी फोर्स है, ज्यूरिस्प्रूडेंस एक फोर्स है जो इसके लॉजिक को, हर तरह के लॉजिक को, रीजंस को डिस्कस करती है। नेक्स्ट देखेंगे हम आगे। स्टार्टेड, अब ये शुरू क्या हुआ, द स्टडी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस स्टार्टेड विद रोमन। ये रोमन से स्टार्ट हुआ। जिस तरह लॉ स्टार्ट होता है, लॉ कहां से स्टार्ट हुआ, वो हमने पढ़ा, कोड ऑफ हम्मुराबी, मैग्ना कार्टा, यहां से लॉ की एवोल्यूशन हुई। इसी तरह रोमन एक सोसाइटी थी, एक स्टेट थी, वहां से एक ज्यूरिस्प्रूडेंस का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ जिसमें डिफरेंट जूरिस्ट ने अपना रोल प्ले किया। मीनिंग देखिए, द वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस स्टार्टेड विद रोमन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, लातीनी जबान से निकला है जूरिस। जूरिस मींस law, juris क्या है, means law, and prudent mean knowledge, and term jurisprudence mean knowledge और skill of law। कि law का knowledge है, law है, law हमारे पास rules तो है, लेकिन उन rules के ऊपर जो knowledge है ना, उसे हम कहते हैं jurisprudence।
अदर नेम ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को क्योंकि एग्जैक्ट डेफिनेशन भी नहीं है, इसमें डिफरेंट थॉट्स होती हैं, हर पर्सन की अपनी अपनी थॉट्स डिफाइन की गई हैं, तो इसके डिफरेंट नेम्स हैं। द टर्म जूरिस्प्रूडेंस हैज एट डिफरेंट टाइम्स मींस यूज्ड इन डिफरेंट सेंस, मतलब डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट टाइम पीरियड में इसको डिफरेंट डिफरेंट थॉट के साथ, डिफरेंट डिफरेंट सेंसेस के साथ यूज किया गया है। अब इसको हम फिलोसफी ऑफ लॉ भी कह सकते हैं, ग्रामर ऑफ लॉ भी कह सकते हैं। ग्रामर ऑफ लॉ में ये होता है ना, हाँ, एक हमारे पास रूल दिया, उसको हमने सारा डिराइव किया। इसी तरह हमारे पास लॉ तो है, अब हमने उस लॉ को सारा एक्सप्लेन किया। साइंस ऑफ लॉ, जिस तरह सोशियोलॉजी एक साइंस है सोसाइटी की, इसी तरह जूरिस्प्रूडेंस क्या है, लॉ की साइंस है, जो लॉ को बता रही है, जो लॉ की रीजनिंग स्कोप, उसकी करेक्टरिस्टिक्स, उसको लॉजिक के साथ डिफाइन कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या कहते हैं, जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ। वही बात, जिस तरह एक सोशियोलॉजी साइंस ऑफ सोशल साइंस है सोसाइटी की, इसी तरह जूरिस्प्रूडेंस भी साइंस है किसकी, लॉ की। ऑस्टिन क्या कहते हैं, जूरिस्प्रूडेंस एज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। अब जूरिस्प्रूडेंस मतलब इसका ओरिजिन तो नॉर्मन से हुआ, लेकिन स्टार्ट किसने किया, जूरिस्ट से निकला है ना, जूरिस्ट ने इसके ऊपर स्टडी की, तो इसको हम फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ कहते हैं, जिसपे फिलोसफर ने अपनी थिंकिंग को, अपनी आइडियोलॉजी को डिफाइन किया। होलैंड्स के मुताबिक है जूरिस्प्रूडेंस एज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, कि एक फॉर्मल साइंस है जिसे हम पॉजिटिव लॉ कहते हैं, इसमें एक पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लॉ के डिफाइन किए गए हैं। अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, जूरिस्प्रूडेंस इज अ साइंस, एक साइंस है बेसिकली, जिसमें सोशियोलॉजी साइंस है, इसी तरह हम जूरिस्प्रूडेंस को भी एज अ साइंस यूज करेंगे, विच ट्रीट द प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव लॉ एंड लीगल रिलेशनशिप, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि लीगल रिलेशनशिप कैसी होती हैं, क्यों होते हैं, उनकी रीजन, उसके लॉजिक को डिफाइन करते हैं। तो इसके असूलों के ऊपर हम पॉजिटिव जो हमारे पास असूल होते हैं उसको हम कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस। अब वाई देयर इज अ नीड टू स्टडी जूरिस्प्रूडेंस, अब हमें जरूरत क्या है जूरिस्प्रूडेंस की, हमारे पास लॉ तो है, अब लॉ है तो हम उसके मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। अगर कोई भी राइट्स की वायलेशन होती है तो हम भाई वो लॉ लेंगे और देन हम इम्प्लीमेंट कर दें, नहीं। अब हम जब लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे जो क्राइम कमिट हुआ है उसके पीछे लॉजिक क्या है, फिर लॉ को इवैल्यूएट करेंगे। अब हमें जूरिस्प्रूडेंस की क्यों जरूरत पेश आती है कि जूरिस्प्रूडेंस हमें लॉजिक रीजन डिफाइन करता है, उसके सर्कमस्टांसेस डिफाइन करेगा। नेक्स्ट देखें, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टू स्टडी जूरिस्प्रूडेंस इज द फंडामेंटल वैल्यू इट्स मीन इवॉल्व रिसर्च। अब हमें ये क्या बताता है, ये रिसर्च बताता है विच हेल्प इन क्लैरिफाइंग द बेसिक कंसेप्ट ऑफ लॉ। अब हमें ये ऐसी लॉजिक, ऐसे डिसीजन, ऐसे एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेगा जिससे हमें पता चलेगा कि बेसिकली लॉ का कंसेप्ट क्या है। द सब्जेक्ट इज नॉट कंसर्न विद मेकिंग ऑफ न्यू लॉ, इस सब्जेक्ट का ये कंसर्न नहीं कि कैसे हमने बनाने हैं न्यू लॉज, इससे इसका कोई कंसर्न नहीं है, बट फोकस ऑन द एग्जिस्टिंग। लेकिन इसकी नजरसानी होती है, इसका ये फोकस करता है जो हमारा एग्जिस्टिंग लॉ होता है, जो मौजूदा लॉ होता है। It provides the rules of interpretation. As a result, become it important to study the subject to understand the significance of law passed by the legislation. अब ये हमें rules, उसकी तशरीह, उसके रिजल्ट को भी डिफाइन करता है और इस चीज को अंडरस्टैंड करवाता है कि भाई सिग्निफिकेंस, अहमियत क्या है लॉ की, अगर वो लेजिस्लेशन से पास होकर आता है तो उस लॉ की सिग्निफिकेंस क्या है, इस चीज को स्टडी करेंगे। अब मैं आपको इसके पॉइंट्स हैं कि हम क्यों स्टडी करते हैं लॉ को, तो उसको हम बताएंगे। अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉ, हमें जब जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी करनी है तो हमें पता होना चाहिए कि भाई इसकी जरूरत हमें क्यों पेश आई। अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉ, इसमें हमने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है हमारे लॉ का नेचर क्या है। जैसे कि स्टडिंग जूरिस्प्रूडेंस एंड क्लैरिफाई द कंसेप्ट, जिस तरह जूरिस्प्रूडेंस हमारे क्लैरिफाई करता है कंसेप्ट को, लॉ के कंसेप्ट को क्लैरिफाई करता है, उसके पर्पस को, उसके स्कोप को एक वाइडर रेंज पे उसको इवैल्यूएट करता है। इट एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन मोरालिटी, अब इस चीज को अंडरस्टैंड करवाएगा कि लॉ के साथ मोरालिटी का, अखलाकियात का, सियासत का और सोसाइटी का क्या रिलेशनशिप है, ये क्या है, उसके नेचर की बात की जा रही है। तो ये कौन बताएगा, ये लॉ नहीं बताएगा, ये जूरिस्प्रूडेंस बताएगा। नेक्स्ट है एनालाइजिंग लीगल कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल। अब जरूरत क्यों पेश आई कि हमें लीगल प्रिंसिपल्स और उनके कंसेप्ट का तज्जिया लिया, एनालाइज किया। अब देखिए जूरिस्प्रूडेंस एग्जामिन फंडामेंटल लीगल कंसेप्ट। अब जूरिस्प्रूडेंस ने ये बुनियादी जो हमारे पास लीगल कंसेप्ट्स होती हैं, लाइक जस्टिस होता है, राइट्स होती हैं, ऑब्लिगेशन होती है, लेजिटिमेसी होती है, इट एनालाइज लीगल प्रिंसिपल, रूल्स एंड डॉक्ट्रिन टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस।
अब इसने इस चीज को एनालाइज किया कि हमारे पास जो लीगल कंसेप्ट हैं, जैसे जस्टिस है, इंसाफ राहम करना होता है, लॉ का काम भी यही होता है। अब जूरिस्प्रूडेंस इसको भी इवेल्युएट कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, राइट्स को, उसके फराइज को, के हुकूक को एनालाइज कर रहा है। तो ये एक डॉक्ट्रिन थी, तो इसको हमने पढ़ा कि हमें लॉ की जूरिस्प्रूडेंस की जरूरत आती है। अब इवेल्युएटिंग लीगल सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन, अब जूरिस्प्रूडेंस लॉ को इवेल्युएट कर रहा है, अब लीगल सिस्टम के उसके इंस्टीट्यूशन को भी इवेल्युएट करेगा। जैसे कि जूरिस्प्रूडेंस असेस दी effectiveness of legal system institution and process, it compare different legal tradition and identity area for improvement। अब jurisprudence कहता है कि different legal system और different institution जो हमें दिए गए हैं, अब उसका comparison हम दूसरी legal traditions के साथ या different जो हमारे पास legal traditions होती हैं उसको identify करते हैं और उस area की improvement के लिए काम करते हैं, उसको define करता है। अब ये सारी चीजें law तो नहीं कर रहा, law तो हमारे पास basically rules है, लेकिन इस चीज को कौन डिफाइन कर रहा है? जूरिस्प्रूडेंस डिफाइन कर रहा है। प्रोमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस, अब ये इस चीज को प्रमोट कर रहा है कि हमारे पास जो क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस स्टडी होनी चाहिए। जूरिस्प्रूडेंस डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्किल प्रोवाइड इंकरेज स्टूडेंट टू क्वेश्चन असम्पशंस एंड इवैल्यूएट आर्गुमेंट। इसमें स्टूडेंट्स को, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस स्टूडेंट को क्यों पढ़ाया जाता है कि उनके अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग है कि इसकी वजह क्या है, अगर ये लॉ है तो इसकी वजह क्या है, इसके रीजन क्या है, इसकी स्कोप क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये एक क्रिटिकल थिंकिंग प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स के लिए भी कि कैसे इसके ऊपर क्वेश्चन अराइज किए जाएं। Informing legal decision, making jurisprudence provide a theoretical framework for judges, lawyers and policy maker to inform decision। अब jurisprudence को बनाने का मकसद यही था कि इसके ऊपर एक theoretically framework प्रोवाइड किया जाए, चाहे वो जजेस को प्रोवाइड किया जाए या legislation लॉ मेकर को प्रोवाइड किया जाए, या एक informed decision बताया जाए कि इसके पीछे रीजंस क्या हैं। It help them to understand the consequences of their action। ये हमें मदद करता है जो भी एक्शंस हो उसके नताइज को डिफाइन कर देता है, अंडरस्टैंड करवा देता है। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन राइट एंड सोशल जस्टिस, अब ये किसको अंडरस्टैंड कर, जूरिस्प्रूडेंस का मकसद ही क्या है? एक सोशल जस्टिस को प्रमोट करना और ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करना। स्टडीइंग जूरिस्प्रूडेंस एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड ह्यूमन राइट। जूरिस्प्रूडेंस कहता है भाई लॉ का ह्यूमन राइट से क्या ताल्लुक है, इस चीज को भी हम जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी ही इसलिए करते हैं, तो हमें इससे पता चलता है। नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इज सिमिलर टू साइंस, ये एक साइंस की तरह, जिस तरह हमने सोशियोलॉजी को एक साइंस पढ़ा, इसी तरह जूरिस्प्रूडेंस भी एक साइंस है। इट इज नॉट एन आर्ट, ये कोई एक आर्ट नहीं है, एक प्रोग्रेसिव साइंस है। जिस तरह सोशियोलॉजी को भी हम प्रोग्रेसिव साइंस कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी भी एक पैसेज ऑफ टाइम के साथ उसकी स्टडी भी चेंज होती है, तो सोसाइटी चेंज तो भाई सोशियोलॉजी भी चेंज होगी। इसी तरह जूरिस्प्रूडेंस भी एक प्रोग्रेसिव साइंस है। Jurisprudence, in its nature, it is different subject. It is neither a procedural nor a substantive। अब प्रोसीजर क्या होता है? जिसमें प्रोसीजर को डिफाइन किया जाए, सब्सटेंटिव क्या, जिसमें सिर्फ राइट। अब राइट को सब्सटेंटिव का मतलब है राइट्स को डिफाइन किया और प्रोसीजर में उन्हीं राइट के उन्हीं प्रोसीजर को डिफाइन किया। लेकिन हम कहते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस ना ही प्रोसीजर वर्क करता है ना ही सब्सटेंटिव वर्क है, ये एक स्टडी है जो लॉ की उसके रीजंस को डिफाइन करती है, ये किसी सब्सटेंटिव राइट्स और प्रोसीजर को डिफाइन नहीं करती। आगे है काइंड्स ऑफ लॉ गवर्निंग द कंडक्ट ऑफ ह्यूमन। अब कुछ ऐसी काइंड्स होती है जो ह्यूमन के कंडक्ट को गवर्न करती है, उसको रेगुलेट करती है सोसाइटी में। एक होता है थियोलॉजी लॉ, जैसे कि इस्लामिक सोसाइटी में हम कहते हैं कि हमारे डिवाइन ने हमें अथॉरिटीज दी है, हमारे डिवाइन ने हमारे गवर्नमेंट को सॉवरेनिटी दी है, तो इस चीज से रेगुलेट करती है एक सोसाइटी। एक मॉरलिस्ट लॉ होते हैं कि हर पर्सन के पास, हर शख्स को ये होता है कि हमारे पास अखलाकियात के कुछ असूल हैं जिसको हम तोड़ नहीं सकते, तो ये एक ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करने का जरिया। आगे है कॉन्टेक्स्ट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ लॉ कॉन्टेक्स्ट। अब इसका थोड़ा देखेंगे मटीरियल क्या है इसके अंदर। लॉ एंड मॉरलिटी, एग्जामिन द रिलेशन लॉ और मॉरल प्रिंसिपल का अखलाकियात का लॉ से कैसा ताल्लुक है? बिल्कुल एक गहरा ताल्लुक है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जस्टिस एंड फेयर, एक्सप्लोर थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड फेयर इन लीगल। अब जूरिस्प्रूडेंस में हम देखते हैं कि भाई जस्टिस है या फेयरनेस है, उसको एक्सप्लोर करेंगे, ना कि उसको लिमिट तक हम बस स्टडी करेंगे, उसको ब्रॉडर स्कोप पे स्टडी करेंगे। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, इसमें भी एनालाइज करके नेचर एंड स्कोप ऑफ इंडिविजुअल राइट एंड ऑब्लिगेशन। अब एक इंडिविजुअल के राइट्स क्या है, उसके राइट्स अगर वो राइट्स फुलफिल कर रहा है तो उसकी ऑब्लिगेशन क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। लेजिटिमेसी एंड अथॉरिटी को इन्वेस्टिगेट द सोर्स एंड लिमिट ऑफ लीगल, इसमें हम ये भी पढ़ते हैं जो एक हमें अथॉरिटी मिल रही है उसका एक सोर्स क्या है, लीगल सोर्स क्या है जो हमें अथॉरिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो उस चीज के बारे में भी जूरिस्प्रूडेंस से स्टडी करते हैं। मेन इसका हमारा स्टार्ट होता है काइंड ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, लेकिन जूरिस्प्रूडेंस बेसिकली हम एक स्टडी कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं, तो हमें इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज होना चाहिए।
आगे काइंड्स ऑफ jurisprudence. In modern age, jurisprudence has been treated as a social science. एक social science की तरह है. Every jurist has its own approach. यहाँ मैंने आपको पहले पीछे बताया कि हर jurist की अपनी approach, अपनी ideology, अपनी कौमियत को लेकर नजरियात होते थे, उसको हम कहते थे ये एक philosophical jurisprudence है. अब देखिए analytical jurisprudence, हिस्टोरिकल jurisprudence, एथिकल jurisprudence, सोशियोलॉजिकल jurisprudence, फिलोसफिकल jurisprudence. अब ये हमारे पास काइंड्स है उसकी. अब इसके ऊपर डिफरेंट जूरिस्ट ने स्टडी की और उसको डिफाइन किया. सबसे पहले है एनालिटिकल jurisprudence, एनालिसिस करना jurisprudence का. कैसे एनालिसिस कर सकते हैं वो देखते हैं. It is a method of legal study that concentrate on the logical structure of law and the meaning and the uses of the concept and terms and mode of operations. ये एक मेथड है लीगल स्टडी का, लॉ को स्टडी करने का एक मेथड है जिसमें हम सबसे पहले हमारा कंसंट्रेट किसकी तरह, तो लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लॉ, कि भाई लॉ को बनाया गया है तो क्यों बनाया गया, उसके रीजन की तरफ देखेंगे, उसके मायने की तरफ देखेंगे और किस तरह हम एक कंसेप्ट की तरह इसे इस्तेमाल करेंगे. इस चीज को डिफाइन किया गया, एनालिसिस किया गया लॉ के ऊपर. द एडवोकेट ऑफ एनालिटिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस कंसीडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लॉ, जे नहीं आएगा एल आएगा, इन इट्स रिलेशन टू द स्टेट. अब ये कहता है कि जो एडवोकेट है जो इस चीज को प्रमोट करें एनालिटिकल स्कूल को, वो कहते हैं कि एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लॉ का. एनालिटिकल में ये लॉ का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसमें हम रिलेशन करते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं कि लॉ का स्टेट के साथ किस तरह का एनालिसिस किया जाता है, कि लॉ और स्टेट का कैसे एनालिसिस करेंगे. नेक्स्ट देखिए, मेन एक्सपोनेंट जो जिन्होंने इस चीज को डिफाइन किया वो है जर्मनी बेंथम और जॉन ऑस्टर. इसकी हम खसूसियात पढ़ेंगे तो हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी. इफ नहीं आएगा, इट एनालिसिस द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द एग्जिस्टिंग सिविल लॉ. इसमें इस चीज का एनालिसिस करना, हमारा जो अभी बेसिक असूल है ना, जो एग्जिस्टिंग लॉ मौजूद है, जो अभी चल रहा है हमारा लॉ, उसमें जो एग्जिस्टिंग सिविल लॉ है उसके बुनियादी असूल को एनालाइज किया जाएगा, उसको इवेल्युएट किया जाएगा. इट एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन सिविल लॉ एंड अदर फॉर्म. अब इस चीज को भी एग्जामिन करेगा, इस चीज को भी स्टडी करेगा, सिविल लॉ का दूसरे लॉ के साथ या अदर फॉर्म्स के साथ कैसा रिलेशन, चाहे वो मोरालिटी के साथ हो या किसी और प्रिंसिपल के साथ हो, तो इस चीज को भी डिफाइन किया गया. इट स्टडी ऑफ द सोर्स ऑफ लॉ, ये स्टडी है भाई लॉ की सोर्स को स्टडी कर रहे हैं हम इसमें. इट इग्नोर कर दे, इस एनालिटिकल स्कूल में हम इग्नोर कर देते हैं हिस्टोरिकल एथिकल एस्पेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ सिविल लॉ, कि सिविल लॉ में जो एक एथिकल मतलब मोरालिटी के रिलेटेड एथिक्स में जो चीज हमारे पास आती है एक सोसाइटी को रेगुलेट कर, उस चीज को हिस्ट्री में क्या था लॉ, या हमारे पास एथिकल और हिस्टोरिकल स्टडी को, हिस्टोरिकल एनालिसिस को इग्नोर करके हम सिर्फ स्टडी करते हैं सिविल लॉ को. इट डील विद लीगल लाइबिलिटी एंड इट्स काइंड एक्सेट एंड इंसिडेंट्स. ये इसमें डील करते हैं कि हमारे पास जो लीगल लाइबिलिटी, हमारी जिम्मेदारियां क्या है लॉ की नजर में, एक पर्सन के कौन से ऐसी ऑब्लिगेशंस है जिसको फुलफिल करना है, उस चीज को स्टडी करें. अब हम एनालिटिकल स्कूल को एक पॉजिटिव स्कूल कहते हैं. कैसे कहते हैं कि एनालिटिकल स्कूल ऑफ jurisprudence is known by different name like positivism law because the exponent of this school are concerned neither with the past, part नहीं है past and nor with the future but the law as it exists. इसको एक पॉजिटिव स्कूल गया है. पॉजिटिव स्कूल कहने का मतलब ये है कि ये किसी चीज के ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा कि भाई हम इस चीज में लॉ को स्टडी कर रहे हैं तो हम ये नहीं देखते रहे कि हमारे जो लॉ है वो बेसिकली हिस्ट्री में क्या है, मतलब हमारे जो फ्यूचर में क्या है, तो यहाँ पास्ट में क्या है, फ्यूचर में कैसा आएगा लॉ, यहाँ पास्ट में बार कैसा गुजरा है, हम इस चीज को स्टडी नहीं करें, इस चीज को इग्नोर करें. इसीलिए तो इसे पॉजिटिव कहा गया है कि सिर्फ जो एग्जिस्टिंग लॉ के ऊपर एग्जिस्टिंग लॉ को इवेल्युएट कर रहा है. नेक्स्ट है स्कोप, एनालिसिस ऑफ लॉ. बेसिकली लॉ को एनालिसिस किया जाए, एनालिसिस किया जा रहा है लीगल वेट को, लीगल प्रिंसिपल्स को एनालिसिस, स्टडी ऑफ सोर्सेज, लॉ को स्टडी किया, उसके सोर्सेज को स्टडी, एनालिसिस ऑफ अदर एलिमेंट लीगल कर, और इसके साथ साथ हम एनालिसिस कर रहे हैं, तज्जिया ले रहे हैं कि अदर जोन से हैं, डिफरेंट लीगल कंसेप्ट कैसे हैं. इंपॉर्टेंस इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल, is playing an important role in law. एक important role है इस कला में. It brought an accuracy and legal thinking and legal terminology. इसमें ये accuracy हमें दुरुस्तगी, हमें सही की तरफ लेके जाता है कि इस लॉ के पीछे एक legal thinking है, जो सोच है उसको देखें, उसकी terminology terms को देखें. क्रिटिसिज्म भी इसके ऊपर किया गया, वो देखें. एनालिटिकल स्कूल हैज नो रिफ्लेक्शन फ्रॉम इट्स सब्जेक्ट, रेदर इट इज अ गनमैन लॉ. कहते हैं ये गनमैन लॉ की तरह है. अब देखते गनमैन लॉ क्यों इसका क्रिटिसिज्म इतना किया जाए. फिलोसफिकल क्रिटिसिज्म देखें कि इसमें ओवर एम्फसाइज ऑन लॉजिक एंड रूल, कि बहुत ज्यादा हमने इसके लॉजिक के पीछे पड़ गए कि लॉ बनाया तो लॉ का मकसद क्या है, इसके लॉजिक और रूल्स को डिस्कस करें. ओवर एम्फसाइज जिसे कहें. निगलेक्ट कर देते हैं लॉ सोशल एंड मॉरल का, इसमें हम लॉ के जो सोशल लॉज हैं और मॉरल लॉज हैं उसको निगलेक्ट कर जाते हैं. इसके लिए इसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया गया.
नैरो फोकस ऑन लीगल कंसेप्ट, इसमें जो लीगल कंसेप्ट पे जो फोकस था वो काम था उसके लॉजिक की तरफ बहुत ज्यादा फोकस था. ओवरलुक ब्रॉडर फिलोसफिकल एंड एथिकल इम्प्लीमेंट, वही चीज के लीगल कंसेप्ट पे इतना फोकस नहीं था, उसके लॉजिक के ऊपर फोकस ज्यादा था. फेलियर टू एड्रेस मॉरल डिलीमास इन एडुकेट गाइडेड फॉर कम्प्लेक्स एथिकल डिसीजन, इसमें हम इस चीज को भी फेल कर दिया गया कि इसमें एथिकल डिसीजन के मतलब जो गाइडेंस होती है ना, एथिक्स से रिलेटेड भी गाइडेंस होती है, हमारी अखलाकियात से भी रिलेटेड एक गाइडेंस, उस चीज के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं की गई, तो ये फेल हो गई. हिस्टोरिकल जोरिस्प्रूडेंस, अब हिस्टोरिकल जोरिस्प्रूडेंस हिस्ट्री की जोरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे कि पास्ट में जोरिस्प्रूडेंस कैसी थी. हिस्टोरिकल जोरिस्प्रूडेंस कॉन्स्टिट्यूट द जर्नल पोर्शन ऑफ द लीगल हिस्ट्री एंड एग्जामिन मैनर ऑफ ग्रोथ सिस्टम. अब इसमें पढ़ेंगे कि हिस्ट्री में लीगल असूलों को किस तरह डिफाइन किया गया, उनकी ग्रोथ सिस्टम कैसे हुई. इट स्टडी हिस्ट्री ऑफ लॉ एंड एवोल्यूशन ऑफ लॉ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसमें हम स्टडी करेंगे तारीख में लॉ कैसा था, उसकी एवोल्यूशन कैसे हुई एक पीरियड ऑफ टाइम में. Historical jurisprudence is the study of law and evolution and development through history. Historical jurisprudence basically हमने law को study करना है कि किस तरह तारीख में उसकी evolution और development. Examine the social, culture and political context that shape legal system. हम इस चीज को भी examine करेंगे. History में क्या social था, क्या culture और political context को देखते हुए हम इन चीजों को भी discuss करेंगे. Historical jurisprudence draw on various disciplines including history, philosophy and sociology. अब historical jurisprudence इस चीज के ऊपर एक मुनज़्ज़म हमें एक framework provide करता है, चाहे वो फिलोसफी, चाहे सोशियोलॉजी या हिस्ट्री से रिलेटेड हो. बाय अंडरस्टैंडिंग करवाता है कि लॉ पास्ट में कैसा था. अब स्कॉलर कैन बेटर कंप्रीहेंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर ट्रैजेक्टरी. अब स्कॉलर किस तरह इसको हिस्ट्री को छोड़ो, अब स्कॉलर किस तरह हिस्ट्री को देखते हुए अपने जो प्रेजेंट और फ्यूचर को किस तरह एक अच्छे तरीके से रेगुलेट करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे. एक्सपोनेंट ऐसी क्यों स्विच नहीं थी सेवी की, इसके एक्सपोनेंट ने डिफाइन किया. आप देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी. एग्जामिन लॉ डेवलपमेंट ओवर टाइम, इस चीज का हम एनालाइज करेंगे कि लॉ की डेवलपमेंट कैसी हुई टाइम से टाइम. एनालिसिस करेंगे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और इसके इवेंट का. अब हम इस चीज का तज्जिया करेंगे कि हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में ऐसी कौन सी चीज थी जो इस चीज को जोरिस्प्रूडेंस को ग्रो करवा रही थी, और उसके इवेंट्स देखेंगे हिस्ट्री में कौन से ऐसे इवेंट्स हुए. लाइक मैग्ना कार्टा भी एक इवेंट था जिसमें लॉ को डिफाइन किया गया. तो डिफरेंट मुख्तलिफ इवेंट को देखेंगे जो हिस्ट्री में हुए, उन्होंने जोरिस्प्रूडेंस को प्रमोट किया. कंसिडर लॉ एवैल्यूएशन एंड ग्रोथ, हम इसमें इस चीज को भी देखेंगे लॉ की एवैल्यूएशन और ग्रोथ कैसे हुई. इंटरडिसिप्लिनरी, ड्रॉ फ्रॉम हिस्ट्री, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी अंडर डिसिप्लिन टू अंडरस्टैंड लॉ एंड टेक्निक. इसमें ये कहा गया कि हिस्ट्री का सोसाइटी के साथ, मतलब हिस्टोरिकल जोरिस्प्रूडेंस का सोसाइटी के साथ कैसा रिलेशन था. ठीक है, सोसाइटी के साथ, फिलोसफी के साथ, फिलोसफिकल थिंकर के साथ, तो अदर डिसिप्लिन को भी इसमें हम इंटरकनेक्ट करते हैं. ना ही सिर्फ हिस्ट्री को, उसके फैक्टर को भी डिस्कस करेंगे. कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कंसिडर लॉ विद इन सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, अवॉइडिंग हिस्टोरिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट. इसकी यह खसूसियात भी थी कि लॉ के अंदर एक लॉ का सोशल, कल्चर, पॉलिटिक, इकोनॉमिक का क्या मतलब क्या उसका एक कॉन्टेक्स्ट रहा, कि चाहे वो सोसाइटी के अंदर हो, उसके कल्चर के अंदर हो, इसमें हम अवॉइड कर देते हैं कि हिस्टोरिकल जो अप्रोच है, हिस्टोरिकल जोरिस्प्रूडेंस को अवॉइड करके हम उसके सोशल फैक्टर्स को देखेंगे. डायनेमिक्स पर्सपेक्टिव है. अब व्यूज लॉज एज डायनेमिक, अडॉप्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, चेंजिंग स्टैटिक एंड रिजिड कंसेप्शन. अब इसमें कहा गया एक डायनेमिक तो है, लेकिन इसके साथ ये अडॉप्टिव है और रिस्पॉन्सिव है. विद द पैसेज ऑफ टाइम कोई भी चेंजेस सोसाइटी में है तो हिस्ट्री भी चेंज होगी. सोसाइटी चेंज होता है, हमारा हिस्ट्री में जो सोसाइटी थी उनके कल्चर से अगर वो चेंज हो रहे हैं तो आपकी हिस्ट्री भी चेंज होती जाएगी. नेक्स्ट हमारे पास स्कोप ऑफ हिस्टोरिकल जोरिस्प्रूडेंस. इसका हम टेम्पोरल स्कोप देखते हैं कि इंशिएंट लीगल सिस्टम में एग्जामिन करते हैं इंशिएंट सिविलाइजेशन लॉज को, जैसे कि बेबीलोन, रोमन्स, बहुत से लॉज थे. कोड ऑफ हमर भी हमारे पास ला था. हिस्ट्री में हमने उन लॉ को भी एनालाइज किया कि जो हिस्ट्री के लॉज थे उस चीज को भी हमने डिफाइन किया. हिस्ट्री में तो ना डिफाइन होगी, अब हिस्टोरिकल जोरिस्प्रूडेंस ने इस चीज को, हिस्ट्री के इवेंट्स को डिफाइन किया, उनके लॉज को डिफाइन किया. मेडाइवल एंड अर्ली रोमन लॉ एनालाइज लीगल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द मिडल एज एंड अर्ली मॉडर्न पीरियड. अब इस चीज में कहा गया जो मॉडर्न एज में, मिडल एज में हमारे पास जो मॉडर्न पीरियड आया उसके अंदर जो लॉज आए, उसके अंदर जो लीगल डेवलपमेंट्स आए, जूरिस्प्रूडेंस ने उसे भी डिफाइन किया.
जियोग्राफिकल स्कोप देखेंगे, वेस्टर्न लीगल ट्रेडिशंस, एक्सप्लोर रोमन कॉमन एंड सिविल लीगल सिस्टम। जो हमारी वेस्टर्न थी उसमें जो कॉमन जो जजेस के डिसीजन थे, सिविल लीगल सिस्टम था या रोमन लीगल सिस्टम, उसको डिफाइन किया उसके स्कोप को। नॉन वेस्टर्न लीगल सिस्टम एग्जामिन इस्लामिक चाइनीज इंडिया। अब ये थे इंग्लिश पीपल्स जिनके लिए कॉमन और सिविल था। अब पाकिस्तान मतलब हमारे नॉन वेस्टर्न जो लीगल ट्रेडिशंस है जिसमें हमारी इस्लामिक आती है, चाइनीज आते हैं, इंडियन आते हैं और अदर लीगल सिस्टम भी आते हैं, उस चीज को भी एक स्कोप है कि वो जूरिस्प्रूडेंस सिर्फ आपके कह लो कि वेस्टर्न लीगल सिस्टम को प्रमोट नहीं कर रही, वेस्टर्न लीगल सिस्टम को डिफाइन नहीं कर रही, वो पाकिस्तान के लीगल सिस्टम को, इंडिया के लीगल सिस्टम को, चाइना के लीगल, तुर्की के लीगल सिस्टम को भी डिफाइन कर रही है जूरिस्प्रूडेंस। इसीलिए तो कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस पूरी सोसाइटी कह रही हो, हर स्टेट को डिफाइन कर, हर स्टेट के लीगल ट्रेडिशंस को डिफाइन कर। ये एक पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये आप इसको ब्रॉडर लेवल पे सोचिए और ब्रॉडर लेवल के ऊपर माइंड में रख के इसको डिस्कस करें। नेक्स्ट देखें इंपॉर्टेंस इसकी क्या है। इट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट ट्रेट इन द स्टडी ऑफ लॉ एज इट टेल अस दैट इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट नोइंग द सर्कमस्टांसेस और इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। हम इसको कहते हैं हिस्ट्री को हम अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकते जब तक उसके वहां कोई इवेंट्स ना हो, जब सर्कमस्टांसेस ऐसे ना हो, तो हम हिस्ट्री को कैसे डिस्कस करेंगे। हमारे पास कोई इवेंट होगा तो हम उसको एनालाइज करेंगे। क्रिटिसिज्म किया गया कस्टम हिस्ट्री में, क्योंकि इतने लॉ तो है नहीं थे, कस्टम से ही हमारे लॉ एज अ टाइप नहीं करे थे, तो कस्टम इज नॉट अ क्लॉन, कस्टम इज नॉट अ लॉ। सीन आएगा कस्टम हमारा लॉ नहीं है बिकॉज इट वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। एक मतलब जारी बात है एक एरिया से दूसरे एरिया में चले तो लॉ और कस्टम डिफरेंट पर्सपेक्टिव होती है ना, तो इट हैज नो लीगल फोर्सेस। तो कस्टम लॉ भी नहीं था, तो ये डिफरेंट वेरी करता था एरिया से एरिया, तो ये इसकी कोई भी एक लीगल फोर्स भी नहीं है। आगे है एथिकल जूरिस्प्रूडेंस। इट इज अ ब्रांच, इसमें एथिक्स अखलाकियात से रिलेटेड बात की जाएगी। इट इज अ ब्रांच ऑफ लीगल फिलोसफी कंसर्न्ड विद द लॉ फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ इट्स एथिकल सिग्निफिकेंस एंड एडवोकेसी। इट इज अ ब्रांच ऑफ लीगल फिलोसफी कंसर्न्ड विद द लॉ फ्रॉम न्यू पॉइंट्स ऑफ एन एथिकल सिग्निफिकेंस। ये ऐसी ब्रांच है लीगल फिलोसफी जिसमें लॉ का पॉइंट ऑफ व्यू देखा गया कि मोरालिटी के लिहाज से कि एथिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी अहमियत को वाजिया किया गया। ये ऐसी ब्रांच है जिसमें कंसर्न्ड उसका किससे होता है, एथिक्स के होता है। ये रिपीटेड हो गया, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। एक्सपोनेंट इसके होगोस, ग्रोटिस या हैगल, ये दो थे एक्सपोनेंट जो मैंने आपको बताया, मेन एक्सपोनेंट यही थे जिन्होंने एथिकल जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया। आगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें, नॉर्मेटिव अप्रोच है। अब इसमें देखें नॉर्मेटिव वर्ड ही नॉर्म से निकला है ना, एथिक्स क्या है हमारे बेसिकली नॉर्म्स है, हमारे ट्रेडिशंस है, हमारे कल्चर्स है। तो इवेल्युएट किया जाता है लॉ मॉरल इंप्लीकेशन कि किस तरह हम मॉरल इंप्लीकेशन करेंगे अपनी सोसाइटी में। जूरिस्प्रूडेंस कहता है कि लॉ में भी मॉरल इंप्लीकेशंस होती हैं, बेसिकली लॉ मॉरलिटी से इनसेपरेट तो हो ही नहीं सकता। तो एग्जामिन लॉ अलाइनमेंट विद एथिकल प्रिंसिपल के लॉ को किस तरह हम इत्तेहाद किया, किस तरह उसको जोड़ा एथिकल प्रिंसिपल्स के साथ। प्रोवाइड मॉरल गाइडेंस फॉर लीगल डिसीजन। हमें कोई भी लीगल डिसीजन किसी जज की तरफ से मिलता है तो हमें उसके अंदर मॉरल गाइडेंस, रहनुमाई, अखलाकियात से भी रहनुमाई दी जाती है कि भाई अगर ये फैसला हो रहा है तो आप अपनी अखलाकियात को देखें। अगर कोर्ट में कोई कह ले कि एक केस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो कोई इसके ऊपर किसी को करेक्टरलेस ना कि, ये हमारी मॉरल एथिकल प्रिंसिपल्स होती है ना, तो जूरिस्प्रूडेंस इसको भी डिफाइन करता है। फोकस ऑन जस्टिस, प्रियोरिटाइज करता है जस्टिस एंड क्योरिटी, एग्जामिन करता है लॉ इंपैक्ट ऑन वर्निएबल ग्रुप के लॉ का इंपैक्ट क्या है वर्निएबल ग्रुप के ऊपर। सीक टू प्रमोट सोशल जस्टिस, बेसिकली ये फोकस है इसका जस्टिस के ऊपर। जूरिस्प्रूडेंस लॉ का फोकस क्या होता है, जस्टिस। अब जस्टिस लॉ का फोकस जस्टिस, अब जस्टिस जूरिस्प्रूडेंस इसको डिफाइन कर रहा है, लॉ को डिफाइन कर, तो जूरिस्प्रूडेंस का भी अल्टीमेटली फैक्ट यही है ना कि वो फोकस करता है जस्टिस के ऊपर। मॉरल रीजनिंग इंप्लाई मॉरल फिलोसफी एंड एथिकल इंप्लाई मॉरल लीगल थ्योरी कॉन्सिक्वेंटली डेंटोलॉजी इंगेज विद मॉरल डिलेमा एंड कंफ्लिक्ट, कि इस चीज में कहा गया कि मॉरल रीजनिंग क्या है, उसके रीजंस को देखा गया कि हमारी जो अहलाकियात है उसके साथ कौन सी ऐसी थ्योरीज जुड़ी हुई हैं। कोई मतलब अहलाकियात का सोसाइटी में बड़ा इंपैक्ट होता है। इट स्टडी ब्रिंग टुगेदर मॉरल लीगल वैल्यू, इसमें हम स्टडी करते हैं कि किस तरह मॉरल को मतलब लॉ को और मोरालिटी को कैसे उसने इकट्ठा किया। लॉ एंड जस्टिस आर क्लोजली रिलेटेड व्हेन वी टॉक अबाउट जस्टिस, इट इज एन एथिकल एसेंस। अब इसमें यह कहा गया कि लॉ और जस्टिस बड़े आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन जब हम टॉक करते हैं ना जस्टिस की, तो जस्टिस एक एथिकल प्रिंसिपल है, एक एथिकल एसेंस है हमारे पास, क्योंकि एथिक्स क्या कहती है, आप किसी के साथ, हमारी मोरालिटी, हमारी अखलाकियात क्या कहती है, आप किसी के साथ अनफेयर ना करें, तो वही चीज होगी, इसमें भी स्टडी किया जाता है। आगे है स्कोप ऑफ एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस, इसमें भी क्या है, कंसेप्ट ऑफ लॉ और एथिक का क्या रिलेशन है, रिलेशन विद लॉ एंड एथिकल मैनर क्या है, स्टडी ऑफ एथिकल मैनर इन ऑर्डर टू मेंटेन एडमिनिस्ट्रेशन, कि एक एथिक्स किस तरह अपनी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस मतलब सोसाइटी को किस तरह मेंटेन करेगी।
क्रिटिसिज्म भी आ गया कि एथिक्स रेगुलेट द मीन्स ऑफ इनर लाइफ। हाँ, एथिक्स क्या है, अखलाकियात क्या है, वो हमारे इनर लाइफ को, अंदरूनी एक इंसानियत के लिए जो जज्बा होता है उसको तो रेगुलेट कर रही है। जो स्टूडेंट्स का जो स्टडी किया उसको रेगुलेट कर रही है, लेकिन लॉ तो रेगुलेट करता है एक मीन्स ऑफ एक्सटर्नल लाइफ के ऊपर, कि हमारे जो मामलात होते हैं उसको एक्सटर्नल लेवल पे देखा जाता है, लॉ की नजर से देखा जा रहा है। और एथिक्स सिर्फ एक इंसान के अंदरूनी मामलात को बेहतर करने का, उसके अंदर एक हमदर्दी एहसास का जज्बा पैदा करने का जरिया होता है। लेकिन लॉ क्या है, लॉ एक बेसिकली जस्टिस का बहुत बड़ा जरिया है। आगे है सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब सोशियोलॉजी का सोसाइटी का लॉ के साथ कैसा रिलेशन है। सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस थ्योरेटिकल अप्रोच दैट एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड सोसाइटी। अब लॉ का सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है, इसके की फीचर कुछ देखेंगे, अंडरस्टैंड हो जाएगा। इंटरडिसिप्लिन मतलब सोशियोलॉजी है, जो सोसाइटी है और लॉ है, ये बेसिकली एक ही फैक्टर है ना। फोकस ऑन सोशल कॉन्टेक्स्ट, एग्जामिन लॉ इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड वाइस वर्सा। इस ज्यूरिस्प्रूडेंस का ये होता है कि सोसाइटी के ऊपर जो लॉ का इम्पैक्ट पा रहा है वो कैसा है। एम्फसाइज ऑन पावर डायनामिक, एनालाइज हाउ लॉ रिफ्लेक्ट एंड शेप सोशल पावर स्ट्रक्चर। इसमें इस चीज को एम्फसाइज किया जाता है और देखा जाता है कि लॉ का कैसा इफेक्ट पा रहा है हमारी सोशल जो पावर, जो स्ट्रक्चर, जो अथॉरिटी है सोसाइटी के पास, पर्सन के पास कोई अथॉरिटी है, तो लॉ किस तरह उन इंस्टीट्यूशन भी लगा ले इसके अंदर कि सोसाइटी के हर फैक्टर को डिस्कस करें, इंस्टीट्यूशन के, पर्सन को, जो अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट है, उसके ऊपर लॉ किस तरह इंपैक्ट आ रही है। की स्कॉलर देख लें, इमाल डोरकिन, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इसके की स्कॉलर है। क्रिटिसिज्म इसके ऊपर देखें, ओवर एम्फसाइज ऑन सोशल डिटर्मिनिज्म, कि सोसाइटी को इतना ओवर एम्फसाइज करके बयान किया जा रहा है कि सोसाइटी का लॉ के साथ ये, क्योंकि अब हम सोसाइटी को लॉ के साथ रिलेशन तो है, लेकिन इसमें ओवर एम्फसाइज कर रही है। लैक ऑफ अटेंशन ऑफ इंडिविजुअल एजेंसीज, इसमें एक इंडिविजुअल, एक फर्द की जो पावर और अथॉरिटी उसको नहीं डिस्कस किया जितना इंस्टीट्यूशन को, अदारों को, और जिनके पास हाई पावर होती है, ये पावर स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होता है, तो उसको डिस्कस किया। फेलियर टू प्रोवाइड नॉर्मेटिव गाइडेंस, इसमें एथिक्स को, सोसाइटी में लॉ तो है, सोसाइटी भी है, सोसाइटी के असूलों को देखा जा रहा है, लेकिन एथिक्स और इलाकियात को इसमें नजरअंदाज कर दिया गया है। इम्प्लीकेशन क्या है, इन्फॉर्मिंग लॉ रिफॉर्म एंड पॉलिसी, कि हम इसको किस तरह थोड़ा सा बेहतर करने के लिए इम्प्लीकेशन की गई सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस को, कि इन्फॉर्म करें लॉ रिफॉर्म्स को और पॉलिसी मेकिंग, इनहांसिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ एंड सोशल इंपैक्ट, प्रमोटिंग सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। इस तरह हम सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस को एक इम्प्लीकेशन कर सकते हैं अपनी सोसाइटी की। नेक्स्ट है फिलोसफिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब फिलोसफिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस फिलोसोफर ने लिखी। अब फिलोसोफर देखेंगे फिलोसफिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एक्सप्लोरर फंडामेंटल क्वेश्चन अबाउट द लॉ, नेचर एंड स्कोप एंड जस्टिस। अब फिलोसोफर क्वेश्चन ही अराइज करते हैं कि ये हमारे लॉ की नेचर क्या है, इसका मकसद क्या है, इसकी जस्टिफिकेशन दे, अगर इसकी नेचर ऐसी है तो इसके बताएं ये कैसी है, क्यों है, रीजंस है। अब थ्योरीज थी हमारे पास, फिलोसफिकल ने थ्योरी दी, कुछ ने कहा नेचुरल लॉ थ्योरी है, लॉ डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल माइंड, ये नेचुरल लॉ के खुदा ताला की तरफ से दी गई थ्योरी है कि सोसाइटी किस तरह रेगुलेट कर रही है, लॉ कैसा है, लॉ कैसे निकला है, तो कहते हैं नेचुरल लॉ की वजह से, कि नेचुरल लॉ है हमारे पास, खुदा ताला की तरफ से दिया गया एक कानून है। लीगल पॉजिटिविज्म वाले कहते हैं लॉ इज अ ह्यूमन मेड एंड बेस्ड ऑन सोशल फैक्ट, कि लॉ कैसे निकला है, ज्यूरिस्प्रूडेंस स्टडी लॉ की करता है, तो लॉ कैसे निकला है, नेचुरल मेड, मतलब मैन मेड है, ये इंसानों के बनाए हुए कानून है। सोशियोलॉजिकल जो इसमें लॉ रिफ्लेक्ट सोशल कॉन्टेक्ट पावर डायनामिक, कि लॉ का रिफ्लेक्ट क्या है, सोसाइटी में जिस तरह की जिस तरह के फैक्टर होंगे तो उस चीज को देखते हुए लॉ बनाया गया। तो इस चीज के ऊपर मतलब थ्योरीज दी गई। की फिलोसोफर जहाँ प्लाटो है वो लॉ और जस्टिस के बारे में, एरिस्टोटल है वो नेचुरल लॉ को प्रमोट करता है, थॉमस एक्विंसन नेचुरल लॉ को करता है, जॉन ऑस्टिन लीगल पॉजिटिविज्म का, एच.एल. हर्ट एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का, हमने ऊपर पढ़ा ना फादर ऑफ जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो एच.एल. है हर्ट। 6 है तो रोनाल्ड ड्रोकिन है नॉर्मेटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसे हम एथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कह सकते हैं। क्रिटिसिज्म किया गया कि ओवर एम्फसाइज ऑन एब्स्ट्रैक्शन, लैक ऑफ इंपीरियल कंसिडरेशन, फेलियर टू एड्रेस प्रैक्टिकल इशू, इस चीज को क्रिटिसिज्म किया गया कि फिलोसफिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस हर चीज को, हर ज्यूरिस्ट अपने अपने लिहाज से हर चीज को डिफाइन कर रहा है, लेकिन इसमें हमें कोई अमली इशू नहीं मिल रहा, कोई अमली मतलब फेल है। ये क्रिटिसिज्म किया गया कि ये थ्योरी फेल है, एक प्रैक्टिकल लाइफ, एक प्रैक्टिकल जो रियल एग्जाम्पल है सोसाइटी में लॉ किस तरह उस चीज को नहीं बता रही। तो कंक्लूड किया ज्यूरिस्प्रूडेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द विजडम नॉलेज आवर माइंड ऑफ लॉ, एक विजडम है, एक नॉलेज है हमारे लॉ की, हमारे माइंड ऑफ लॉ की। विदाउट एडुकेट नॉलेज ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस नो परफेक्ट इंटरप्रिटेशन है, कि हमें कोई जब हमारे पास नॉलेज ही नहीं होगा, हमारे पास वो तलीम नहीं होगी, वो स्टडी नहीं होगी, तो हम ज्यूरिस्प्रूडेंस को स्टडी भी नहीं कर सकते, उसकी तशरीह भी नहीं कर सकते।
Jurisprudence is the theoretical and philosophical study of law. Jurisprudence एक theoretical है, theory नहीं, जिस तरह का हम theory को evaluate करते हैं, ये उसके ये points, ये आगे से reason, इसी तरह. And philosophical study एक philosopher की study है law के ऊपर. Exploring its fundamental nature, purpose and implication. वो explore करते हैं भाई ये law है तो वजह क्या है, उसकी nature क्या है, भाई nature है उसको explain करो, उसकी हर justification provide करो. It provides a deeper understanding of law role in society, shaping our perception of justice, morality and human rights. कि ये एक हमें डीपर कंसेप्ट देता है लॉ के ऊपर एंड ह्यूमन सोसाइटी के, हमें एक परसेप्शन दे रहा है कि सोसाइटी में जस्टिस का होना, मोरालिटी का होना, ह्यूमन राइट्स का कितना इंपॉर्टेंट है, एक अंडरस्टैंड करवा रही है, लॉ की परसेप्शन डेवलप की जा रही है. द ऑब्जेक्ट ऑफ एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस इज टू क्लैरिफाई एंड सिस्टमेटाइज द कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ लॉ. अब हम इस चीज को देख रहे हैं कि एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्लैरिफाई कर रही है इस चीज को, मतलब बता रही है, इस चीज के अंदर हमें क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड कर रही है कि हमारा जो लॉ के ऊपर एनालिसिस है, उसकी कंसेप्ट के ऊपर एनालिसिस है, तो वो किस तरह का है. ज्यूरिस्प्रूडेंस लॉ के एनालिसिस को किस तरह डिफाइन कर रहा है. नेक्स्ट है हमारे पास लॉ इज नॉट स्टेटिक. ये एक जैसा कंसेप्ट नहीं है, ये एक स्टेटिक कंसेप्ट नहीं है. जिस तरह हम कहते हैं हमारे लॉ लिख लिए गए यही लॉ है, नहीं, उसकी अमेंडमेंट होती है ना, जिस तरह एक स्टेटिक कंसेप्ट नहीं है, एक डायनेमिक है. विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड इवॉल्विंग इंस्टीट्यूशन शेप बाय हिस्ट्री एंड कल्चर. मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती है. और चेंज क्यों होने की वजह क्या होती है भाई, हिस्ट्री चेंज हो रही है हमारी, हमारे इवेंट्स चेंज हो रहे हैं, हमारे लॉज चेंज हो रहे हैं, हमारे कल्चर, हमारा माइंड, हमारी सोसाइटी नहीं उस तरह सोसाइटी में चेंज आ रहा है. तो बेसिकली एक लॉ को किस तरह डिफाइन किया ज्यूरिस्प्रूडेंस ने, उसने हर एक पर्सपेक्टिव को शो करवाया कि अगर कल्चर चेंज है तो वही ज्यूरिस्प्रूडेंस भी चेंज हो रहा है, लॉ चेंज है. ज्यूरिस्प्रूडेंस की स्टडी कौन है, लॉ कर रहे हैं ना. तो आप ज्यूरिस्प्रूडेंस में लॉ के हर रीजन को, उसकी लॉजिक को डिस्कस करते हैं, उसकी जस्टिफिकेशन मांगते हैं, उसकी नेचर, उसके स्कोप को डिस्कस करते हैं. तो बेसिकली टुडे द लेक्चर इज कंप्लीटेड नाउ एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज.